बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल में हम जो है यूरेनियम डिके के बारे में जो है पढ़ते हैं। यूरेनियम एलिमेंट, इसकी डिके किस तरह से होती है, ये किस तरह डिसइंटीग्रेट होता है, या हम इसमें ये जो है देखते हैं कि किस तरह यूरेनियम एटम जो है उसके जो यूरेनियम एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो किस तरह 16 प्रोसेसेस में से गुज़र के डिफरेंट एलिमेंट्स बन जाते हैं, और उनके पास जो एटम की मकदार होती है, जो एटम्स और एनर्जी जो होती हैं, वो किस तरह उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, वो उसको लॉस करते हैं। तो यूरेनियम का जो एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास है, आप देख सकते हैं एटॉमिक मास जो है इसके ये सिंबल है। एटॉमिक मास इसका है 238 और इसके पास है 92 प्रोटॉन्स। तो जो 92 प्रोटॉन्स हैं, या जो प्रोटॉन नंबर है, वो आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम का जो भी 92 एटम्स होंगे, 92 प्रोटॉन्स होंगे उस एलिमेंट के एटम्स के पास, तो वो यूरेनियम का एटम जो है वो यूरेनियम एटम जब डिके करता है, जब वो एनर्जी लॉस करता है, जब उसकी एनर्जीज जो है वो लॉस होते हैं, ये गैमा रेडिएशन जो है वो उससे निकलती हैं, उससे जो है ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है, ये अल्फ़ा रेडिएशन उससे होती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस किस्म के रेडिएशंस है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसी वजह से यूरेनियम को जो है वो इसकी जो एनर्जी का हुसूल है, या जिससे एनर्जी हासिल करने के लिए इसकी जो डिके प्रोसेस होती है, एटॉमिक बॉम्ब्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी पैदा करने के लिए, तो इसकी एनर्जी को जो है वो यूज़ किया जाता है, इसको हार्वेस्ट करते हैं इस एनर्जी को, और इस एनर्जी की मदद से जो है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बाकी जो है वो मेडिकल यूज़ेस के लिए जो है इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है। इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए कि ये एनर्जी इतने स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, तो इसकी वजह क्या है, किस तरीके से ये यूरेनियम एटम जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है। तो इसमें हम आपको यही दिखाते हैं कि डियर्स, इसमें जो 238 है वो इसका है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। इसके ये जो है, ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये यूरेनियम एटम का न्यूक्लियस है। इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं। किसी भी एटम में जिसमें 92 प्रोटॉन्स होंगे वो यूरेनियम एटम होंगे। ये यूरेनियम एटम जो है, इसकी जब हाफ़ लाइफ आती है, हाफ़ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ़ लाइफ का मतलब होता है कि जब किसी सैंपल का हाफ़ अमाउंट आपके पास रह जाता है, अगर वो 1 केजी है और वो 0.5 केजी आपके पास रह जाता है, तो वो उसकी हाफ़ लाइफ कहलाती है। लेकिन उस 1 केजी को 0.5 में कन्वर्जन के लिए कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड था, इसे इस एटम का हाफ़ लाइफ कहते हैं। यूरेनियम 238, ये जो आइसोटोप है यूरेनियम का, इस आइसोटोप को, इसकी जो हाफ़ लाइफ है, जब ये डिके होता है, जब ये लॉस करता है अपने मास को, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जब इसकी जो है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ये जब चेंज होता है, जो मास नंबर है वो इसका चेंज होता है, और ये जब प्रोटॉन्स को लॉस कर जाते हैं 92 से, जब ये 90 बनते हैं, ये प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन जब इसको ये लूज़ कर जाता है, यानी प्रोटॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं और एनर्जीज़ में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। इस कन्वर्जन में जो है ये दूसरे एलिमेंट्स बनाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, आज हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअली 16 स्टेप्स में जो है ये यूरेनियम डिके होता है, और यूरेनियम के इस डिके प्रोसेस में इसमें से डिफरेंट और एलिमेंट्स बनते हैं। यूरेनियम 92 146 जो है वो डिके होता है, उसका फर्स्ट स्टेप में थोरियम एलिमेंट, थोरियम के एटम जो है वो फिर बना देता है। थोरियम के एटम जो है वो आपको किस तरह से मिलते हैं? थोरियम के एटम्स के पास जो है वो 90 प्रोटॉन्स होते हैं, और यूरेनियम के एटम के पास जो है वो 92 प्रोटॉन्स होते हैं।
इसी तरह से जो है आप देखें कि इसका जो मास नंबर है, इसमें यूरेनियम का जो मास नंबर है वो है 146, और इसके जो है जो 238 है, और इसके पास जो है वो 146 जो है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। जो मास नंबर है, उनके पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो 146 है। लेकिन थोरियम में आप देखें वो 144 है, यानी यहाँ पर जो है वो इसके जो है 2 न्यूट्रॉन भी जो है इस प्रोसेस में डिके हो जाते हैं। और वो जो डिके हो जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो एक जो है वो गैमा रेडिएशन की सूरत में, ये बहुत डेंजरस रेज हैं, कैंसरस रेज हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं किसी भी लिविंग बॉडी को। स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है इसमें डेथ के। इसी तरह से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है, ये जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई भी हम इसको कहते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से इसको यहाँ पे समझें कि जो यूरेनियम न्यूक्लियस है, यूरेनियम न्यूक्लियस थोरियम न्यूक्लियस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। थोरियम के साथ जो है इसकी अल्फ़ा रेडिएशन होती है। अल्फ़ा रेडिएशन के साथ जो है इसकी जो अमाउंट है, जो इस सैंपल के यूरेनियम के आपके पास जो अमाउंट थी, वो जो है डिसइंटीग्रेट होके आपके पास जो है वो किस चीज़ में डिसइंटीग्रेट हुआ, अल्फ़ा पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हुआ। गैमा रेडिएशन में जो है वो गैमा की सिंबल है, ये अल्फ़ा की सिंबल है। अल्फ़ा रेडिएशन, गैमा रेडिएशन, इसमें जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरेनियम 238 92 प्रोटॉन्स वाला ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है थोरियम 234 और 90 में, ये 90 प्रोटॉन्स के साथ रह जाते हैं। तो 238 से जो देखें इसका मास नंबर भी चेंज हुआ। यूरेनियम जो है वो ज़्यादा हैवी था, इससे जो थोरियम है वो इतना हैवी नहीं है। तो ये जो 4 इसमें डिफरेंस आया है, इसके मास नंबर में जो ये 4 का डिफरेंस आया हुआ है, वो कहाँ चला गया, वो यहाँ पर हीलियम न्यूक्लियाई इसने बना लिया। और साथ में जो उसकी एनर्जी जो डिसअपेयर हुई, वो क्या हुई, वो थे अल्फ़ा रेज और गैमा रेज। गैमा रेज और अल्फ़ा रेज या हीलियम न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन नंबर जो है वो लॉस कर जाता है। अल्फ़ा पार्टिकल जो है और गैमा पार्टिकल्स ये एनर्जी की सूरत में जो है इससे निकलते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हाफ़ लाइफ जब इसकी होती है तो इसकी हाफ़ लाइफ को जो है वो कंप्लीशन के लिए चाहिए होते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स जो है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज टाइम है। टाइम स्केल पे अगर हम इसको देखते हैं तो 4.5 बिलियन ईयर्स बहुत ज़्यादा एज है यूरेनियम के एटम को। लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि कौन से एटम जो है किस वक्त डिसइंटीग्रेट होते हैं। इसीलिए यूरेनियम एटम को हार्वेस्टिंग करने के लिए, यूरेनियम एलिमेंट्स के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती हैं। ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, इसमें से रेडिएशंस होते हैं, गैमा रेडिएशन बर्स्ट होती हैं इसमें, अल्फ़ा रेडिएशन बर्स्ट होती हैं इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसकी जो है वो डेंजरस का अंदाज़ा जो है कि ये कितना डेंजरस है, कितना पोटेंशियल है इसमें लीथैलिटी के, तो वो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर 1 पाउंड यूरेनियम जो है वो डिके होता है, आपके पास जो है लिट से 1 किलोग्राम जो है वो यूरेनियम है, और इसमें आप 1 पाउंड की जो है वो डिके करते हैं, तो वो 1 पाउंड जो है वो 1 सेकंड में 30 मिलियन अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो रिलीज़ करते हैं। इमेजिन करें कि 30 मिलियन अल्फ़ा पार्टिकल्स पर सेकंड यूरेनियम का 1 पाउंड जब वो डिके होता है, तो वो 1 सेकंड में इतने ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स और गैमा रेडिएशन ये जो है उसमें से डिसइंटीग्रेशन होती है, ये हाफ होता जाता है। इसकी जो एनर्जी है, इसका जो मास कम होता जाता है, वो इस वजह से होती है कि इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो कन्वर्जन इसकी होती है। यूरेनियम जो है वो थोरियम में, फिर नेक्स्ट एलिमेंट में, फिर नेक्स्ट एलिमेंट में, और ये तब तक जो है ये प्रोसेस होता रहता है जब तक कि वो लेड ना बन जाए। यूरेनियम जो है वो लेड में सी से में ना कन्वर्ट हो जाए, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है, और फिर यूरेनियम की डिके जो है वो स्टॉप हो जाती है। यूरेनियम एवेंचुअली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम एलिमेंट जो है वो बन जाता है जब लेड बन जाता है। तो ये प्रोसेस या जो डिके प्रोसेस है या जो रेडिएशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है।
यूरेनियम 238 का जो हाफ लाइफ है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स। बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ टाइम है यूरेनियम 238 को कन्वर्जन करने के लिए कि फर्स्ट जो है ये यूरेनियम 238 थोरियम बनाए। तो इसको चाहिए होते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स कि यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो जाए थोरियम एलिमेंट। थोरियम एलिमेंट के साथ जब ये थोरियम एलिमेंट में जब ये कन्वर्जन करता है इसके हाफ लाइफ को हम T1/2 इक्वल्स टू 4.5, ये जो है किसकी है, ये है हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम डिसइंटीग्रेशन में जो है इसको आप इस तरह से देखते हैं कि आपके पास यूरेनियम का सैंपल है, उसको डीके प्रोसेस में उसको कितना टाइम लगता है कि उसके अमाउंट जो है, जो उसके एटम्स की जो अमाउंट है वो इसमें हाफ रह जाए। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी आपके पास वो क्या बनेगा कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ अ सैंपल टू डीके डिसअपेयर, ये ज़्यादा जो है वो मौजू है। अगर आपके पास 1 किलोग्राम यूरेनियम है तो उससे जो आपको एनर्जी मिलती है वो है 17,000 किलोग्राम कोल से। जो यूरेनियम का जो दूसरा आइसोटोप है यूरेनियम 235, उसके डीके से आपको मिलती है 17,000 किलोग्राम कोल को जलाने से, उसके बर्निंग से जो आपको जो हीट मिलती है वो आपको यूरेनियम का एक और आइसोटोप 235, ये है 238। इससे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलती है वो आपको यूरेनियम देता है। यूरेनियम इसी वजह से, क्योंकि इसमें इसकी डीके प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, इसको इसकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो है इसको बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ केमिस्ट्री लैब्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इसके डिफरेंट इसकी एनर्जी को जो है, एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की पोटेंशियल रखने की वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ जो है वो डील करना पड़ता है। हम जो है फिर इसको जो है एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं। यूरेनियम डिकेइंग प्रोसेस जो है वो क्या है कि द अमाउंट ऑफ टाइम a uranium atom takes to lose half of its atom and radioactivity is called half life of that uranium element। यूरेनियम एलिमेंट के जो हाफ लाइफ है वो टाइम है जो यूरेनियम एटम को रिक्वायर्ड होता है ताकि उसके एटम जो है वो अपने एनर्जीज और अपने मास को जो है वो लूज़ करे। इन केस ऑफ यूरेनियम ये जो है 4.5 बिलियन ईयर्स है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो यूरेनियम का जो एटम है इसके पास जो है वो 92 प्रोटॉन्स होते हैं और इसके न्यूक्लियस में ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं 146 टोटल नंबर, यानी 92 जो है वो इसमें प्रोटॉन्स हैं और बाकी जितने भी इनके पास हैं 146 में वो इनके पास न्यूट्रॉन्स हैं। यूजुअली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर चूँकि इक्वल होता है इसलिए ऑलमोस्ट सेम ही जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के होंगे, जिसकी वजह से इसका मास नंबर बनता है, जिसकी वजह से यूरेनियम बहुत ज़्यादा हैवी जो एलिमेंट है वो नेचर में यूरेनियम है। यूरेनियम 238 बाई 90 जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 92 और इसकी जो एटॉमिक मास है वो 238 है। इसकी डिके होती है 4.5 बिलियन ईयर्स जो है इसका हाफ लाइफ है। इसकी डिके इसमें हो जाती है किस चीज़ में, जब 4.5 बिलियन ईयर्स इसको गुज़रते हैं यूरेनियम 238 को, तो ये कन्वर्जन इसकी होती है थोरियम एलिमेंट में। यूरेनियम जो है वो फिर यूरेनियम उसका वो पार्ट जो डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है वो फिर बन जाता है थोरियम। सारे का सारा रिमेंबर के सारे का सारा यूरेनियम एक साथ थोरियम में कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ जो है वो एलिमेंट का कन्वर्जन उसकी हो रही होगी थोरियम में, कुछ जो है वो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, किसी की जो है वो इस 16 स्टेप प्रोसेस में कोई जो है वो आगे जा रहा होगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में चाहे वो थोरियम बना रहा हो, थोरियम से कोई और एलिमेंट बन रहा हो, मुसलसल एनर्जीज़ जो है वो रिलीज़ हो रहे होंगे, रेडिएशन इसमें हो रही होगी। इसी वजह से इसको डील करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है केमिस्ट्री लैब्स में।
इसको बड़े ही एहतियात के साथ इस वजह से डील करना पड़ता है। थोरियम एलिमेंट जो न्यूक्लियाई है उसके पास जो है ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं और गैमा रेडिएशंस हैं। यूरेनियम न्यूक्लियस जो है 238 जब कन्वर्जन करता है थोरियम में 234 में, और 2 प्रोटॉन जो है इसके लॉस हो जाते हैं, तो इसका वो जो मैस है वो कहाँ पे चला जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हीलियम न्यूक्लियाई में, एक्स रे, गैमा रेज में और अल्फ़ा रेज में, जो कि क्या है सारे के सारे जो है वो डेंजरस जो है ये पार्टिकल्स होते हैं, डिज़ीज़ काजिंग पार्टिकल्स हैं, लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो पार्टिकल्स हैं। इसकी एक्सपोजर जो है अगर लाइफ को होती है तो उससे वो ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से कैंसर सेल्स को जो है इसी से मोस्टली मेडिकली ट्रीट करते हैं। और इसका जो बाकी जो है ये 238 में से जो 4 आप यहाँ को देख रहे हैं कि थोरियम और इसके जो मैस में जो डिफरेंस है वो ये 4 का है, तो वो आप देख रहे हैं हीलियम के जो है वो 2 जो है वो निकल जाते हैं। तो 4 जो मैस है, इसका मैस नंबर जो 4 है जो थोरियम की कन्वर्जन में ये लॉस्ट आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो हीलियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ में जो प्रोटॉन्स हैं वो हीलियम के पास जो है वो चले जाते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बन जाता है। हीलियम के न्यूक्लियस में जो है वो 2 प्रोटॉन्स होते हैं, और साथ में क्या हो जाता है गैमा रेज जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, और अल्फ़ा रे जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो इस रेडिएशन के दौरान जो है ये अल्फ़ा रेडिएशन हो रही है, ये गैमा रेडिएशंस हैं, गैमा रेज जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके रेडिएटिविटी की वजह से। ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो प्रोडक्शन हो रही है, अल्फ़ा डीके प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, और हाफ लाइफ जो है वो क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ अ सैम्पल टू डीके डिसअपेयर। इसकी जो हाफ लाइफ है यूरेनियम एलिमेंट की वो है 4.5 बिलियन ईयर्स। 4.5 बिलियन ईयर्स में यूरेनियम कन्वर्जन करता है थोरियम में, और फिर जो है 4.5 इसको और चाहिए होते हैं इसको मज़ीद कन्वर्जन के लिए। फिर ये 16 स्टेप प्रोसेस है और ये कंप्लीशन इसकी हो जाती है। 1 kg यूरेनियम अगर आप जो है इसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, इसकी डिके करते हैं, एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए आपको डिफरेंट सेक्टर्स में, तो इस एनर्जी को जो है आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, इससे आप स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टीम से जो है वो आप टरबाइन रन कर सकते हैं, और टरबाइन से जो है फिर आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कराची में जो थर्मल प्लांट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो यूरेनियम को जो है इसके यूरेनियम एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, मेडिकल पर्पसेस के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं, इन एनर्जीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं, इसके अमाउंट प्रॉपर अमाउंट में जो है इसकी डिके करते हैं, और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसकी डिसइंटीग्रेशन से जो है जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो मिलती है पूरी की पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए और उनके वेलफेयर के लिए। तो देयर ये जो है डिके ऑफ यूरेनियम की शॉर्ट सी ट्यूटोरियल थी। इसको जो है उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस डीके प्रोसेस में, कोई पॉइंट जो है वो आपने मज़ीद डिस्कस करना है, या आप समझते हैं कि डिस्कस करना था और मैंने नहीं डिस्कस किया, तो सॉरी फॉर दैट। आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है इसको शेयर करें, और इंशाल्लाह इसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे और मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ जो है हम एक छोटा सा और टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसके साथ जो है हम कार्बन 14 की डेटिंग को जो है देखते हैं। कार्बन 14 डेटिंग जो है वो करते हैं, विलर्ड-लिबी डेटिंग भी इसका नाम है। कार्बन 14 डेटिंग किस लिए करते हैं, ये एज ऑफ फॉसिल्स को मालूम करने के लिए जो है हम करते हैं, या जो लिविंग थिंग में जो कार्बन की जो प्रोपोर्शन है या जो उसके परसेंटेज है, उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कितना अरसे का जो है या कितने अरसे पहले का जो है ये फॉसिल है। कार्बन 14 डेटिंग जो है ये किस लिए हम करते हैं, टू एस्टिमेट द एज ऑफ कार्बन इन अ सैम्पल। कार्बन जैसे हम हाफ लाइफ की बात कर रहे थे,
कार्बन जो है हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर से लिविंग थिंग्स में, क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। इसमें कार्बन 14 जो है ये एलिमेंट जो है कार्बन का जो है ये वाला आइसोटोप होता है कार्बन 14। ये उसके बॉडी में जाता है, उसके बॉडी में जाने के बाद जो है कार्बन 14 जो है वो प्लांट से ले जाते हैं एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को खाते हैं और फिर हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। विलियर्ड लिबी जो था, इन्होंने कार्बन डेटिंग इन्वेंट की थी और इसकी जो एज लिमिट है वो है 50,000 ईयर्स, यानी 50,000 ईयर्स के बाद जो है उससे पहले के जो एनिमल्स होंगे या जो फॉसिल्स होंगे उसमें इसकी अमाउंट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो है 5730 ईयर्स, यानी कार्बन 14 की जो हाफ़ लाइफ है, अगर इसकी जो है किसी बॉडी किसी सैंपल में आप इसको देखते हैं और इसमें जो है आप इसको एग्ज़ामिन करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास 1 kg है और उसको 5730 ईयर्स जो है उसके सैंपल में से जो है आप देखेंगे कितना अरसा जो है अगर उस सैंपल को गुज़र चुका हो, तो 1 kg कार्बन 14 जो है वो 5730 ईयर्स के बाद जो है उसकी हाफ़ अमाउंट जो है वो रह चुकी होगी। तो ये जो रेडियोमेट्रिक जो डेटिंग है कि इसकी वजह क्या है कि जिस तरह अभी हम यूरेनियम की बात कर रहे थे, ये रेडियो एक्टिविटी करते हैं, ये अनस्टेबल होता है और इसी वजह से चूँकि इसकी अनस्टेबिलिटी है, ये कन्वर्जन इसकी होती है कार्बन 12 में दूसरे एलिमेंट्स में। ये इसकी जो प्रोपोर्शन है वो उसमें उस फॉसिल में जो है वो कितनी रह चुकी है, क्योंकि जो वक्त गुजरता है लोग जो है वो यही फूड मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। उन फूड मटेरियल से, उन एनिमल से, उन प्लांट से हमें कार्बन 14 मिलते हैं। कार्बन 14 जो है वो फिर बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं और विलियर्ड लिबी ने जो है ये स्मार्ट तरीक़ा एडॉप्ट किया कि अगर हम उस कार्बन 14 की जो रेशो है अगर उसको कंसिडर कर लें कि वो उस टाइम जो है जो फॉसिल में मौजूद थे उस टाइम से इस टाइम तक जो है उसकी कितनी अमाउंट रह चुकी है, मींस अभी जो हम एनिमल्स देखते हैं उसमें भी जो है कार्बन 14 जो है एक्सचेंज होते रहते हैं। तो अगर उसकी कार्बन 14 की रेशो आजकल के जो एनिमल्स हैं और उनकी जो है उनकी बॉडी में उसका प्रोपोर्शन मालूम किया जाए और साथ में जो आपके पास फॉसिल है उसका जो है उसमें कितनी रेशो में जो है ये रह चुका है वो मालूम किया जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि कार्बन चूँकि कार्बन 14 जो है वो उसकी हाफ़ लाइफ 5730 ईयर्स है, अब उसमें जो है उसकी अमाउंट कितनी रह चुकी है निस्बत किसके, जो आजकल ज़िंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें। तो आपको उसकी हाफ़ लाइफ जो है वो उसकी हाफ़ लाइफ से जो है आपको उसकी एज का पता चल जाता है कि अगर उसकी प्रोपोर्शन जो है वो 1 हाफ़ लाइफ के बराबर जो है वो कम हुई हुई है, 2 हाफ़ लाइफ के बराबर जो है कार्बन 14 की रेशो कम हुई है, 3 हाफ़ लाइफ के बराबर जो है उसकी रेशो कम हुई हुई है। तो इस तरह से ये कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग किस लिए करते हैं? कार्बन डेटिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें एज का पता चल जाए, जो पुराने फॉसिलाइज्ड जॉज बोन्स या वुड के पीसेस जो हैं जो सैंपल्स होते हैं उनमें कितनी अमाउंट जो है कार्बन 14 की रहती है। इस अमाउंट को मालूम करने के बाद रेडियोमेट्रिक स्केलिंग के ज़रिए, रेडियोमेट्रिक मेजरमेंट के ज़रिए हम उस जॉ, बोन, वुड या किसी भी रॉक की एज को जो है वो मालूम कर सकते हैं कार्बन 14 के डेटिंग की वजह से। किस लिए हम ये करते हैं? ताकि हम एस्टिमेट लगा सकें कि ये बोन्स कितने, ये सैम्पल्स कितने पुराने हैं, कितना अरसा पहले ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इस दुनिया में थे, कितना अरसा हो चुका है। 5730 ईयर्स अगर हो गए हैं उस फॉसिल को, तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बन 14 के हाफ़ जो है वो
आइसोटोप जो है ये कार्बन 14 के उसकी बॉडी में मौजूद होंगे। डियर्स, आज जो है हमने यूरेनियम की डीके के बारे में जो है इस ट्यूटोरियल में बात की, और कार्बन डेटिंग किस तरह से करते हैं, कार्बन डेटिंग क्यों करते हैं, इसके क्या जो है इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको किसने जो है वो इन्वेंट किया, विलियर्ड लिबी ने कार्बन डेटिंग जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये हमें जो है कार्बन डेटिंग हम कर सकते हैं अगर कोई फॉसिल जो है वो 50,000 ईयर्स तक जो है वो ओल्ड है। अगर इससे ज़्यादा ओल्ड होगा तो इसके साथ जो है 50,000 ईयर्स से ज़्यादा अगर वो ओल्ड होगा तो उसकी बॉडी में तमाम का तमाम कार्बन 14 जो है वो उसकी कन्वर्जन जो है वो किसी और एलिमेंट में हो चुकी होगी, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल एलिमेंट है। तो हम कार्बन 14 की मदद से उसकी एज को मालूम करते हैं। होप दिस मेक सेंस। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।